Common dear students of class 10, I am going to continue just our next previous video. In previous video we already gave you 4 features of federalism. In that video we concluded some fact that there are some specialties in federalism which makes this governance system very successful. Regarding that, we gave some of the special features of federalism, that federalism has 2 levels of government, that each government has their own jurisdiction, that each government granted by the constitutions, and that no one can change their fundamental existence. तो इस 4 फीचर्स की चर्चा हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में किए थे. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 5th फीचर ऑफ फेडरलिज्म. 5th फीचर इज कोर्ट एक्ट एंड एम्पायर लाइक एन एम्पायर. चलिए, तो हमने कहा था कि पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाता है फेडरलिज्म में, और इस पावर के डिसेंट्रलाइजेशन में किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसको जो भी रेस्पेक्टिव पावर्स दिए गए हैं वो पावर आपको सही तरीके से काम करे. तो सही तरीके से काम करे, इसके लिए आपको इसके लिए कोर्ट की व्यवस्था की गई है, जुडिशियरी की व्यवस्था की गई है. ये जो जुडिशियरी है, ये जो चेक एंड बैलेंस के रूल पे, चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत पे ये फेडरलिज्म टिका होता है, और इसको सुपरवाइज करने का काम कोर्ट करती है. इसलिए कोर्ट को इसमें एम्पायर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 6th फीचर ऑफ फेडरलिज्म, दैट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इज सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड. कोई भी सरकार कैसे चलेगी जब तक उसको पैसे नहीं मिलेंगे, आमदनी नहीं आएगी, जब तक उसके पास पैसे का कोई या आमदनी का स्रोत नहीं होगा, तो सरकार को चलाना मुश्किल है. क्योंकि सरकार के डिफरेंट वर्क होते हैं, डिफरेंट उसके दायित्व होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसको पूरा पैसे से ही किया जा सकता है. और इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट लेवल गवर्नमेंट है, उसको सेपरेटली रेवेन्यू के सोर्स डिफाइन करके दे दिए जाते हैं. जैसे जो हमारा मूल संविधान था, उसमें 97 सब्जेक्ट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए थे, 66 सब्जेक्ट आपको स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए थे. तो उससे जो कंसर्निंग आपको ये रेवेन्यू आएगा, जो भी अलॉटेड सब्जेक्ट है दोनों लेवल के गवर्नमेंट को, उससे रिलेटेड जो भी रेवेन्यू आता है वो स्पेसिफाइड होता है, और वो गवर्नमेंट ही खास तरह से उसका उपयोग कर सकती है. तो चलिए, 7th व्हाट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म इज गवर्नमेंट हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव दैट सेफगार्ड यूनिटी and accommodate regional diversity. तो फेडरलिज्म हैज dual रेस्पेक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स. पहला तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि देश की जो यूनिटी है और इंटेग्रिटी है वो बची होनी चाहिए. तो यूनिटी और इंटेग्रिटी को बचाने के लिए क्या किया जाता है? पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाता है. पावर को डिसेंट्रलाइज करके जो भी हमारा इथनिक कंपोजिशन है, जो भी कंट्रोवर्सी है, उसको समाप्त करने का प्रयास किया जाता है. जैसा हम बेल्जियम के उदाहरण में देखा, तो बेल्जियम में जो भी समस्याएं थी उसका समाधान
स्पष्ट रूप से पावर को डिसेंट्रलाइज करके कर लिया गया। तो एक है देश के यूनिटी और इंटेग्रिटी को बचा के रखना, और इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि जो रीजनल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, उसको इफेक्टिवली सॉल्व करना। तो ये दो ऑब्जेक्टिव को लेकर के सरकार चलती है, इसको बखूबी जो फेडरलिज्म है वो पूरा करती है। तो आइए, नेक्स्ट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। तो इस तरह से हमने इतने सारे फीचर्स को देखा। अब प्रश्न है कि कोई देश किस तरह के शासन व्यवस्था को अपनाता है। What are those factors which decide this fact that which type of governance system we can select? तो किस तरह के गवर्नेंस सिस्टम को हम सेलेक्ट करेंगे, किस तरह के पावर शेयरिंग के मेथड को हम सेलेक्ट करेंगे, ये किस सारी बातों पे निर्भर करती है। तो इसको ये चीज़ देश के हिस्ट्री पे निर्भर करता है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा है, ये चीज़ निर्भर करता है कि उसका सोशल बैकग्राउंड कैसा है, सोसाइटी का जो कंपोजिशन है वो किस तरह का है, इसके बाद उसका इथनिक कंपोजिशन कैसा है। तो ये सारे फैक्ट होते हैं जो उस देश को इस बात को डिसाइड करने के लिए वो बेस तैयार करते हैं कि वो किस तरह के शासन व्यवस्था को अपनाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर among different wings of government, federalism can be divided into two major type। तो दो तरह के फेडरलिज्म होते हैं। एक फेडरलिज्म है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। चलिए आपको हम बतलाते हैं कि कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या हुआ। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में हुआ कि अलग अलग जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल यूनिट है और वो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल यूनिट अपने आपसी समझौते के आधार पर ये चाहता है कि हम किसी बड़े स्टेट, बड़े कंट्री का निर्माण करें और आपस में मिल करके एक व्यवस्था के तहत एक दूसरे से जुड़ जाएं, और इस तरह की व्यवस्था को दे करके अगर वो एक नेशन का निर्माण करता है तो ये कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहलाता है। जैसे अमेरिका कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। अमेरिका में जो आज आप 50 स्टेट्स देख रहे हैं ये कभी इंडिपेंडेंट थे। इन लोगों ने आपस में ये डिसाइड किया कि चलो हम मिल करके एक कंट्री का निर्माण करते हैं, एक खास तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ होगी जिसमें सबका अलग अस्तित्व भी होगा और सब आपस में मिले भी होंगे। और इस तरह से अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जन्म हुआ। इसी तरह का कमिंग टुगेदर फेडरेशन आपको ऑस्ट्रेलिया है। इसी तरह का कमिंग टुगेदर फेडरेशन आपको स्विट्जरलैंड है। तो स्विट्जरलैंड में तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये समझ लीजिए। डेमोक्रेसी भी दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम लोग इलेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से चलाते हैं, जबकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता खुद बैठ करके अपने फैसले लिया करती है। तो स्विट्जरलैंड एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है लेकिन फेडरलिज्म है। दूसरे तरह का डेमोक्रेसी होता है होल्डिंग टुगेदर डेमोक्रेसी। नाउ इसको समझिए कि व्हाट इज होल्डिंग टुगेदर डेमोक्रेसी। होल्डिंग टुगेदर डेमोक्रेसी ऐसा फेडरलिज्म होता है, व्हाट होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म या फेडरेशन, नॉट डेमोक्रेसी, आई वाज रॉन्ग देयर। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एक इस ऐसी तरह का फेडरेशन होता है जिसमें अलग अस्तित्व के राज्यों को एक फेडरेशन के अंतर्गत लाया जाता है। वो आते नहीं हैं, किसी व्यवस्था को दे करके या किसी समझौते के तहत या उसको बाध्य करके उसको फेडरेशन के तहत लाया जाता है और तब इस फेडरेशन का निर्माण होता है ना।
जैसे इंडिया का जो फेडरेशन है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, जैसे स्पेन का जो फेडरेशन है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, जैसे आपको बेल्जियम का जो फेडरेशन है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो इसमें जो अलग इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल यूनिट होते हैं उनको एक व्यवस्था के तहत लाया जाता है और तब एक बड़े पॉलिटिकल यूनिट का निर्माण किया जाता है। भारत में आपको बता दें कि ऐसी व्यवस्था अपनाई गई है जिसमें भारत है एक फेडरेशन, फेडरल कंट्री, लेकिन इसकी आत्मा यूनिटरी में बसती है। जब भी देश में इमरजेंसी लागू होगा तो स्टेट गवर्नमेंट के सारे पावर समाप्त हो जाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली पावर में आ जाती है और तब एक सिंगल यूनिट के रूप में पूरा देश कन्वर्ट हो जाता है। चलिए इस पे और विस्तार से चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।